हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे घर्षण यानी फ्रिक्शन। चलो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। यदि हम एक वस्तु को अन्य वस्तु के पृष्ठ पर सरकाएं या सरकाने का प्रयास करें तो वस्तु की गति वस्तु तथा पृष्ठ के बीच किसी बंधन द्वारा अवरोधित होती है। यह अवरोध एक बल द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल पृष्ठ के समांतर तथा निर्देशित सापेक्ष ही गति के दिशा के विपरीत होता है। घर्षण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला है स्थैतिक घर्षण। वह विरोधी बल जो तब अस्तित्व में आता है जब एक वस्तु अन्य वस्तु के पृष्ठ पर फिसलने का प्रयास करती है परंतु वास्तव में गति प्रारंभ नहीं होती है, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यदि आरोपित बल P है, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल P है तथा वस्तु विराम में ही रहे तथा स्थैतिक घर्षण P बराबर F होता है। यदि वस्तु विराम में न हो तथा इस पर कोई बल आरोपित न किया जाए तो इस पर लगने वाला घर्षण बल भी शून्य होगा। अर्थात घर्षण बल तब कार्य करता है जब बाह्य बल आरोपित होता है। स्थैतिक घर्षण एक स्वसंबंधित बल है क्योंकि यह आरोपित बल के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेता है तथा यह सदैव कुल बाह्य बल के बराबर होता है। सीमांत घर्षण। यदि आरोपित बल बढ़ाया जाए तो स्थैतिक घर्षण भी बढ़ता है। यदि आरोपित बल एक निश्चित अधिकतम मान से अधिक बढ़ जाता है तो वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है। स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जहाँ तक वस्तु गति नहीं करती सीमांत घर्षण कहलाता है। संपर्क में रखी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच सीमांत घर्षण का मान उनके बीच अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात दो वस्तुओं के बीच लगने वाला घर्षण बल Fl यानी फ्रिक्शन ऑफ लिमिटिंग फोर्स प्रतिक्रिया बल R के समानुपाती होता है। या कहें Fl बराबर μs R, जहाँ μs सीमांत घर्षण गुणांक होता है या स्थैतिक घर्षण गुणांक भी कहते हैं जिसे। सीमांत घर्षण बल की दिशा हमेशा उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें एक वस्तु किसी अन्य वस्तु की सतह के ऊपर ठीक गति करने के लिए तैयार होती है। स्थैतिक घर्षण गुणांक μs को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं तथा यह सीमांत घर्षण बल तथा अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल का अनुपात होता है। अर्थात μs बराबर F/R, जहाँ स्थैतिक घर्षण गुणांक की विमाएँ m0, l0, t0 होती हैं। अर्थात स्थैतिक घर्षण गुणांक एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। μs का मान पदार्थ पर तथा संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। वह सूखी है तथा गीली है, खुरदरी है या चिकनी है, ये पदार्थ की प्रकृतियाँ हैं और इन पर μs घर्षण गुणांक का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान निर्भर करता है। μs का मान तलों के आभासी संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, चाहे क्षेत्रफल कुछ भी हो। यह तो पदार्थ की प्रकृति तथा संपर्क सतहों की प्रकृति व पदार्थ पर निर्भर करता है। गतिक घर्षण। यदि लगाया गया बल और अधिक बढ़ाया जाए तथा वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे तो गति विरोधी घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल पर निर्भर करता है, अर्थात F के प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। F के अर्थात गतिक घर्षण बल प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। या कहें तो
एफ के बराबर म्यू के आर, जहाँ म्यू के गतिक घर्षण गुणांक होता है। म्यू के का मान संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। गतिक घर्षण हमेशा सीमांत घर्षण से कम होता है, अतः एफ के लेस देन एफ एल होता है, जहाँ एफ एल लिमिटिंग फोर्स या सीमांत घर्षण होता है। या फिर हम कहें तो इस गतिक घर्षण गुणांक स्थितिक घर्षण गुणांक या सीमांत घर्षण गुणांक से हमेशा कम होता है। अर्थात गतिक घर्षण गुणांक हमेशा स्थितिक घर्षण गुणांक से कम होता है। हमें घर्षण के विरुद्ध पिंड को गतिमान बनाए रखने की अपेक्षा पिंड की गति आरंभ करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब वास्तव में एक बार गति प्रारंभ हो जाती है तो विराम का जड़त्व खत्म हो जाता है तथा सतहों पर उपस्थित अनियमितताएं या इरेगुलरिटीज़ पुनः बाधित होने में कुछ समय लेगी। अर्थात गति के कारण उनका आपस में बंधना आसान नहीं होगा। इस प्रकार गतिक घर्षण कम हो जाएगा। गतिक घर्षण गुणांक सरकने वाली वस्तुओं के वेग पर निर्भर नहीं करता। गतिक घर्षण के प्रकार। गतिक घर्षण कई प्रकार का होता है। पहला है सर्पी घर्षण। वह विरोधी बल है जो तब अस्तित्व में आता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर वास्तव में सरकती है, सर्पी घर्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए क्षैतिज टेबल पर गति करता हुआ गुटका। और लोटनिक घर्षण दूसरा है। गतिक घर्षण का प्रकार लोटनिक घर्षण, जब कोई वस्तु जैसे कि पहिया, चकती अथवा वलय, गोला अथवा बेलन किसी पृष्ठ पर लुढ़कता है तो लगने वाला घर्षण बल को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है तथा बेलन अथवा पहिए की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या कहें तो एफ लोटनिक यानी गतिक लोटनिक घर्षण बल आर अपॉन म्यू आर इंटू आर अपॉन स्मॉल आर होता है, जहाँ कैपिटल आर प्रतिक्रिया बल है तथा स्मॉल आर पहिए की या बेलन की त्रिज्या है। म्यू आर लोटनिक घर्षण गुणांक है। यहाँ म्यू आर को लोटनिक घर्षण गुणांक कहते हैं। इसकी विमाएं लंबाई की विमा के समान होती है तथा इसे मीटर में मापा जाता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए भारी वस्तुएं पहिए वाली गाड़ियों में रख कर ले जाई जाती हैं। लुढ़कने में संपर्क सतह एक दूसरे के से रगड़ते नहीं हैं। संपर्क बिंदु का वेग पृष्ठ के सापेक्ष हमेशा शून्य रहता है, यद्यपि पहिए का केंद्र आगे बढ़ता है। आरोपित बल तथा घर्षण बल के मध्य ग्राफ खींचें तो ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स तथा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल तथा आरोपित बल के मध्य ग्राफ खींचने पर ये ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त होता है कि आरोपित बल तथा घर्षण बल में ग्राफ खींचने पर जब घर्षण बल को बढ़ाया जाता है या फिर आरोपित बल को बढ़ाया जाता है तो घर्षण बल भी बढ़ता है। आरोपित बल को बढ़ाने पर घर्षण बल भी बढ़ता है और यह तब तक बढ़ता है लिमिटिंग फोर्स एफ एल प्राप्त नहीं हो जाए। ओए बिंदु पर स्वसामंजस्य करने वाला स्थितिक घर्षण बल लागू होता है। इसके बाद यह ए स्थिति पर अधिकतम यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या सीमांत घर्षण बल होता है, जो कि अधिकतम होता है। जब वस्तु ए से बी में जाती है और बी और सी के बीच यह गति में आ जाती है वस्तु जब आरोपित बल बढ़ाया जाता है और गतिक घर्षण बल सदैव नियत रहता है।
वक्र का भाग OA स्थैतिक घर्षण Fs को प्रदर्शित करता है। इसका मान आरोपित बल के साथ रेखीय रूप से बढ़ता है। बिंदु A पर स्थैतिक घर्षण बल अधिकतम होता है। यह सीमांत घर्षण Fl को व्यक्त करता है। A से आगे घर्षण बल थोड़ा घटता है तथा इसलिए वक्र का BC भाग गतिक घर्षण Fk को प्रदर्शित करता है। वक्र का भाग BC x अक्ष के समांतर है तथा गतिक घर्षण आरोपित बल के साथ परिवर्तित नहीं होता है। यह नियत बना रहता है चाहे आरोपित बल कितना भी बड़ा या कितना भी हो। गति हेतु घर्षण की आवश्यकता। फ्रिक्शन इज कॉज ऑफ मोशन की गति घर्षण के बिना कई बार संभव नहीं हो पाती। सामान्यतः यह एक गलत अवधारणा है कि घर्षण हमेशा गतिरोधी है। निसंदेह घर्षण गतिमान वस्तु की गति का विरोध करता है, परंतु बहुत सी स्थितियों में यह गति का कारण भी बनता है। यह कारण भी होता है। उदाहरण देखें तो गति के दौरान एक व्यक्ति अथवा गाड़ी जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं या धकेलने की क्रिया करते हैं तथा जमीन की खुरदरी सतह घर्षण के कारण आगे की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है जो गति का कारण होता है। अतः यदि घर्षण नहीं होता तो गति नहीं होती। यह कोई व्यक्ति है जो दौड़ रहा है और ये तब दौड़ पाता है कि यह ज़मीन को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करता है। अपने पाँव से यह धकेलने की क्रिया करता है तथा जमीन घर्षण के द्वारा आगे की ओर प्रतिक्रिया बल इसे प्रदान करती है, जिससे ये आगे की तरफ दौड़ पाता है। और यह सब संभव हो पाता है घर्षण की वजह से। इसीलिए घर्षण गति का विरोध ही नहीं, गति का कारण भी बनता है। साइकिल चलाते समय पेडल से आगे लगाए गए बल द्वारा पिछला पहिया घूमता है तथा जबकि आगे का पहिया स्वयं घूमता है। अतः पेडल चलाते समय पहिए द्वारा जमीन पर एक बल लगाया जाता है, जिसे हम इस पर घर्षण बल आगे की दिशा में लगता है। अगला पहिया स्वयं घूमता है, अतः यह पीछे की दिशा में एक घर्षण बल को अनुभव करता है, लुढ़कती हुई गेंद के समान। यद्यपि यदि पेडल चलाना बंद कर दिया जाए तो दोनों पहिए स्वयं घूमते हैं, तो इसलिए पीछे की ओर या पीछे की दिशा में घर्षण बल का अनुभव करते हैं। जैसा कि चित्र में दिया है कि ये कोई साइकिल चलाने वाला है जो पेडल लगाते समय पहिए को आगे की ओर पीछे की ओर धकेलता है, जिससे कि घर्षण बल आगे की ओर लगता है पिछले पहिए में, जबकि आगे का पहिया स्वयं घूमता है जो कि आगे की ओर घर्षण लगता है, आगे की ओर बल लगता है तथा पीछे की ओर घर्षण बल लगता है, जिससे वह साइकिल दौड़ती है। लेकिन जब पेडल देना बंद कर दिया जाता है तो दोनों में पीछे की ओर घर्षण बल लगता है। घर्षण बल गति में सहायक भी होता है। इसका तीसरा उदाहरण देखें तो यदि एक वस्तु को किसी गाड़ी पर जो कि त्वरित हो रही है रख दिया जाए तो वस्तु गाड़ी के साथ घर्षण के कारण ही चलती है, अर्थात वस्तु त्वरित गाड़ी में विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि ma म्यू एस एम जी से छोटा नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता, चिन्ह गलत है यहाँ। यदि वस्तु तथा गाड़ी के बीच घर्षण न हो तो वस्तु गाड़ी के साथ गति नहीं करेगी, जबकि घर्षण के बिना वस्तु पीछे की ओर गिर जाएगी। ये कोई गाड़ी है, ये ए त्वरण से आगे की ओर चल रही है तो इस पर रखा पिंड पीछे की ओर जाने का प्रयास करता है ए त्वरण से, लेकिन इसे घर्षण बल या घर्षण म्यू एस एम जी आगे की ओर या गाड़ी के साथ चलने के लिए प्रेरित करता है या मजबूर करता है घर्षण बल। अतः हम कह सकते हैं कि इस उदाहरण के माध्यम से घर्षण बल
गति में सहायक भी होता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि बिना घर्षण की गति प्रारंभ नहीं हो सकती और न ही इसे रोका या एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि घर्षण के लाभ भी हैं और घर्षण की हानियाँ भी है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। लाभ देखें तो लाभों में पहला है घर्षण के कारण ही चलना संभव है। दूसरा, घर्षण के कारण ही दो वस्तुएं आपस में चिपक जाती हैं। घर्षण के आधार पर ही ब्रेक कार्य करते हैं। घर्षण के बिना लिखना संभव नहीं है। यहाँ पर ये टीचर जो लिख रहा है ये घर्षण के कारण ही संभव है। घर्षण के कारण पदार्थ चिपकता है चौक या मार्कर का, जिससे कि लिखा हुआ दिखाई देता है। और यह दौड़ पा रहा है, कोई बंदा है जो दौड़ पा रहा है, ये किस वजह से दौड़ पा रहा है? ये घर्षण बल इसे आगे की ओर धकेलता है और यह जमीन को पीछे की ओर धकेलता है। किसी मशीन के एक भाग से अन्य भाग तक बेल्ट द्वारा गति स्थानांतरण गति घर्षण के कारण ही संभव है। अब घर्षण के कारण कुछ हानियाँ भी होती हैं। हानियाँ देखें तो घर्षण हमेशा दो संपर्क तलों के मध्य सापेक्षी गति का विरोध करता है, अतः घर्षण के विरुद्ध खर्च की गई अतिरिक्त ऊर्जा से मशीन की दक्षता घट जाती है। ये पहली हानि। दूसरी, घर्षण मशीन के संपर्क भागों में टूट फूट का कारण होता है, अतः इसका जीवन काल घट जाता है। घर्षण बल ऊष्मा उत्पन्न करता है जो कि मशीनों को नुकसान पहुंचाती है। अब घर्षण बल कई जगहों पर सहायक भी होता है या ज़रूरी भी होता है और कई जगहों पर हानि भी पहुंचाता है। इसलिए घर्षण में परिवर्तन होना अनिवार्य है या परिवर्तन करना स्वाभाविक है। घर्षण में परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है, आओ पढ़ते हैं। घर्षण के परिवर्तन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन। निम्न विधियों द्वारा हम घर्षण को कम कर सकते हैं। पॉलिश द्वारा, चिकनाई द्वारा या स्नेहक द्वारा, पदार्थ के उचित चयन द्वारा, वस्तु को धारा रेखी आकृति देकर, बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके। चिकने फर्श पर कुछ मिट्टी डालकर हम घर्षण को बढ़ा भी सकते हैं। टायरों के निर्माण में सिंथेटिक रबर का उपयोग की जाती है क्योंकि इसका सड़क के साथ घर्षण गुणांक अधिक होता है। घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण की अवस्था में घर्षण बल तथा अभिलंब प्रक्रिया। बल का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया बल से जो कोण बनता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। परिभाषा से चित्र में थीटा घर्षण कोण है। घर्षण कोण, ये कोई ब्लॉक है जिस पर P बल आरोपित किया जाता है तो घर्षण बल F, L या F प्राप्त होता है, जिसे सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण तथा प्रतिक्रिया बल दोनों का परिणामी S प्राप्त होता है। S परिणामी बल तथा R प्रतिक्रिया बल के बीच बना कोण थीटा घर्षण कोण कहलाता है। अतः tan थीटा बराबर FL/R, जहाँ FL सीमांत घर्षण है तथा R प्रतिक्रिया बल है। जहाँ tan थीटा बराबर म्यू एस या सीमांत घर्षण गुणांक है, चूँकि हम जानते हैं कि FL/R बराबर म्यू प्राप्त होता है, म्यू एस प्राप्त होता है, अतः थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू एल होता है। सीमांत घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। गुटके पर पृष्ठ द्वारा, गुटके पर पृष्ठ द्वारा लगाया गया परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन ब्लॉक। उपरोक्त चित्र में परिणामी बल हमने देखा S बराबर √F² + R² होता है।
जहाँ s बराबर √μmg² प्लस mg² होता है, या कहीं तो mg√μ² प्लस 1 होता है। यदि घर्षण नहीं हो तो s न्यूनतम होगा, और न्यूनतम भी कितना होगा, s बराबर mg के बराबर होगा। अतः s की परास हम देखें तो mg s के बराबर या छोटा हो सकता है, mg s mg से बड़ा या बराबर हो सकता है, और s mg√μ² प्लस 1 से बड़ा, से छोटा या फिर बराबर हो सकता है। अर्थात s रिजल्टेंट प्रतिक्रिया बल mg से छोटा नहीं हो सकता, तथा √μ² प्लस 1 इंटू mg से छोटा नहीं हो सकता, ये नहीं बड़ा नहीं हो सकता, सॉरी। विराम कोण, विराम कोण अर्थात एंगल ऑफ रिपोज। कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में ठीक सरकने की स्थिति में, तो नत समतल का क्षैतिज से झुकाव कोण ये विराम कोण कहलाता है। यह कोई नत समतल है जिसमें इसका कोण अल्फा इतना हो कि यह किसी बाह्य बल के प्रभाव के बिना ही, घर्षण बल यहाँ पर आरोपित है mg sin थीटा से, यह नीचे की ओर अपने आप ही बिना बाह्य बल की उपस्थिति के यह अपने आप गति करे, स्वयं ही गति करने लग जाए। घर्षण बल का विरोध करते हुए इसे विराम कोण कहते हैं, या गति करने ही वाली है उस अंतिम स्थिति के कोण को विराम कोण अल्फा कहते हैं। चूँकि ढाल की वजह से mg sin थीटा बल इधर नीचे की ओर लगता है या तल की नीचे की ओर लगता है, और नत समतल में ऊपर की ओर घर्षण बल Fl लगता है, जिसे सीमांत घर्षण कहते हैं। तो अल्फा इतना हो कि वह अंतिम स्थिति की गति थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ाया जाए तो ब्लॉक अपने आप गति करने लगे, उस स्थिति में कोण को विराम कोण कहते हैं। परिभाषा से चित्र में अल्फा विराम कोण होगा। सीमांत घर्षण की अवस्था में F बराबर mg sin अल्फा, अतः R बराबर mg sin अल्फा होगा, कोस अल्फा होगा। संतुलन की अवस्था में R बराबर mg कोस अल्फा होगा। चूँकि tan अल्फा बराबर चित्रानुसार tan अल्फा बराबर F/R है। चूँकि हम जानते हैं कि F/R μs होता है, अतः tan थीटा बराबर tan अल्फा होगा, अतः थीटा बराबर अल्फा होगा। अतः सीमांत घर्षण गुणांक विराम कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। इसी प्रकार अल्फा बराबर थीटा अर्थात विराम कोण घर्षण कोण के बराबर हो जाएगा। भिन्न भिन्न स्थितियों में या विभिन्न स्थितियों में आवश्यक बल की गणना, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ W वस्तु का भार होगा, थीटा घर्षण कोण होगा, म्यू tan थीटा होगा या घर्षण गुणांक के बराबर होगा। तो हम निम्न प्रकार से विभिन्न स्थितियों में आवश्यक बल की गणना कर सकते हैं। पहली स्थिति, क्षैतिज से अल्फा कोण पर न्यूनतम खिंचाव बल पुलिंग फोर्स P है। ये कोई क्षैतिज स्थिति है जिससे अल्फा कोण पर P खिंचाव बल उत्पन्न किया जाता है। P का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक करने पर चित्रानुसार P कोस थीटा क्षैतिज हो जाएगा, P कोस अल्फा क्षैतिज हो जाएगा, तथा P साइन अल्फा
आर की दिशा में हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल की दिशा में। अतः W बराबर आर प्लस, या कहें साम्य अवस्था में हम कहें तो F बराबर लिमिटिंग फोर्स F बराबर P कोस अल्फा के बराबर होगा तथा R बराबर W माइनस पी साइन अल्फा के बराबर होगा। यह मान F बराबर म्यू आर में रखने पर P कोस अल्फा बराबर म्यू इंटू W माइनस पी साइन अल्फा के बराबर है। इसको सोल्व करने पर P कोस अल्फा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू W माइनस पी साइन अल्फा होगा। अतः P बराबर W साइन थीटा अपॉन कोस अल्फा माइनस थीटा होगा। अतः पुलिंग फोर्स को हम ज्ञात कर सकते हैं W साइन थीटा अपॉन कोस अल्फा माइनस थीटा, जहाँ थीटा म्यू बराबर टेन थीटा या थीटा क्या होता है, टेन इनवर्स म्यू एस होता है। वस्तु को धकेलने के लिए क्षैतिज से अल्फा कोण पर न्यूनतम बल कितने की आवश्यकता होगी। वस्तु ये कोई ब्लॉक है जिसको धकेलना है अल्फा कोण से नीचे की ओर धकेलने पर यह न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होगी ताकि यह गति में आ जाए। P को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक करने पर चित्रानुसार निम्न स्थितियां। साम्य अवस्था की स्थिति में बात करें तो F बराबर P कोस अल्फा होगा, R बराबर W प्लस P साइन अल्फा होगा। चूँकि हम जानते हैं कि F लिमिटिंग फोर्स बराबर म्यू आर होगा, जहाँ म्यू एस स्थितिक घर्षण गुणांक के लिमिटिंग घर्षण गुणांक है, सीमांत घर्षण गुणांक है। P कोस अल्फा F और R का मान रखने पर P कोस अल्फा बराबर म्यू इंटू W प्लस पी साइन अल्फा होगा। P कोस अल्फा ज्ञात करें तो म्यू का मान साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। चूँकि म्यू बराबर टेन थीटा होता है तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा रखने पर इंटू W प्लस पी साइन अल्फा। चूँकि हम जानते हैं कि म्यू बराबर टेन थीटा होता है, P ज्ञात करें इस समीकरण को आगे सोल्व करके तो W साइन थीटा अपॉन कोस अल्फा प्लस थीटा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को अल्फा कोण पर पुश किया जाता है, किसी बल द्वारा अल्फा कोण पर धकेला जाता है, तो उसके लिए आवश्यक न्यूनतम बल की गणना P बराबर W साइन थीटा अपॉन कोस अल्फा प्लस थीटा से ज्ञात किया जा सकता है। घर्षण बल की उपस्थिति में नत समतल पर रखी किसी वस्तु को ऊपर की ओर खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल P ज्ञात कीजिए, जो कि अल्फा कोण पर झुका हुआ है। बल नत समतल गामा कोण पर झुका है। P फोर्स को P आरोपित बल है, तल की दिशा तथा तल के लंबवत दिशा में वियोजित करने पर, अर्थात घटकों में वियोजित करने पर P कोस अल्फा तथा P साइन अल्फा में वियोजित हो जाता है। साम्य अवस्था की बात करें साम्य अवस्था में तल के ऊर्ध्वाधर बल बराबर होंगे या ऊर्ध्वाधर बलों का योग 0 होगा तथा क्षैतिज बलों का योग भी 0 होगा, या क्षैतिज बल परस्पर बराबर होंगे तथा ऊर्ध्वाधर बल भी परस्पर बराबर होंगे। साम्य अवस्था की स्थिति में R प्लस पी साइन अल्फा बराबर W कोस गामा, R बराबर W कोस गामा माइनस P साइन अल्फा तथा F प्लस W साइन गामा बराबर P कोस अल्फा होगा। F बराबर P कोस अल्फा माइनस W साइन अल्फा है, इसलिए यह मान
एफ तथा आर, एफ बराबर म्यू आर होता है, जिसमें एफ तथा आर का मान रखने पर पी बराबर डब्लू इंटू साइन थीटा प्लस गामा अपॉन कोस अल्फा माइनस थीटा प्राप्त होता है। अतः नत समतल में किसी वस्तु को ऊपर की ओर पुल करने के लिए न्यूनतम बल डब्लू साइन थीटा प्लस गामा अपॉन कोस अल्फा माइनस थीटा प्राप्त होता है, जहाँ गामा नत समतल का झुकाव कोण है, थीटा म्यू बराबर टेन थीटा से प्राप्त है तथा अल्फा तल से बल के द्वारा बनाया गया कोण है। घर्षण बल की उपस्थिति में कोई नत समतल है जो गामा कोण पर झुका हुआ है, गामा कोण पर झुका हुआ है के अनुदिश यदि नीचे की ओर एक बल लगाए, नीचे की ओर खींचने के लिए ये गति प्रारंभ करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, और वह न्यूनतम बल कितना होगा, P ज्ञात कीजिए। P क्षैतिज या नत समतल से अल्फा कोण बनाए हुए था, यह है उसको घटकों में वियोजित करने पर उसको घटकों में P तल की दिशा तथा तल की लंबवत दिशा में वियोजित करने पर चित्रानुसार प्राप्त होता है। P एक क्षैतिज बल था, इस तरह उसको घटकों में वियोजित किया तो तल की दिशा में डब्ल्यू P कोस अल्फा प्राप्त हुआ तथा तल के लंबवत या प्रतिक्रिया बल की दिशा में P साइन अल्फा प्राप्त हुआ, और W को भी घटकों में वियोजित किया तो R की दिशा में विपरीत दिशा में W कोस ओमेगा प्राप्त हुआ। जबकि तल की क्षैतिज दिशा की बात करें, तल की नत समतल की क्षैतिज दिशा की बात करें तो W साइन ओमेगा प्राप्त होता है। बलों की साम्य अवस्था में हम ज्ञात करें, साम्य अवस्था की स्थिति में ज्ञात करें तो क्षैतिज नत समतल के क्षैतिज बल बराबर होंगे तथा नत समतल के ऊर्ध्वाधर बल भी बराबर होंगे। साम्य अवस्था की स्थिति में हम देखें तो R बराबर P साइन अल्फा बराबर R प्लस P साइन अल्फा बराबर W कोस ओमेगा प्राप्त होता है। W जहाँ वस्तु का वेट है या भार है, अतः R बराबर ओमेगा कोस गामा माइनस P साइन अल्फा तथा F बराबर P कोस अल्फा प्लस W साइन गामा प्राप्त होता है। यह मान F बराबर म्यू इंटू R में रखने पर हल करने पर हम देखते हैं कि P बराबर W साइन अल्फा W साइन थीटा माइनस गामा अपॉन कोस अल्फा माइनस थीटा प्राप्त होता है, जो अतः न्यूनतम बल नीचे की ओर गति कराने के लिए नत समतल में न्यूनतम बल P की आवश्यकता होती है, जिसकी वैल्यू हम W साइन थीटा माइनस गामा अपॉन कोस अल्फा माइनस थीटा से ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि नत समतल का कोण इतना ज़्यादा हो जाए कि वस्तु फिसलने लगी तो उसे फिसलने से रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, ये हमें ज्ञात करना है। नत समतल पर वस्तु को नीचे फिसलने से रोकने के लिए न्यूनतम बल कितने की आवश्यकता होगी, आओ देखते हैं। ये कोई नत समतल है, यह कोई नत समतल है जो कि गामा कोण लिए हुए झुका हुआ है। इस पर ये गामा कोण इतना हो गया है कि वस्तु फिसलने लगी है। फिसलने से रोकने के लिए हमने इसके नत समतल के क्षैतिज से, नत समतल का क्षैतिज ये है, से अल्फा कोण बनाए हुए ऊपर की ओर खींचकर रोका जाता है। तो इसे रोकने के लिए, फिसलने से रोकने के लिए न्यूनतम बल P की आवश्यकता होती है। तो P ज्ञात कीजिए कि न्यूनतम बल कितना है। आओ, P को नत समतल की दिशा में तथा तल के लंबवत वियोजित करने पर हम देखते हैं P को हमने उसके घटकों में वियोजित करके नत समतल की दिशा में तथा प्रतिक्रिया बल की दिशा में वियोजित करते हैं तो हमें
नत समतल की दिशा में P कोस अल्फा तथा नत समतल के अर्थात प्रतिक्रिया बल की दिशा में P साइन अल्फा प्राप्त होता है। और इसके भार को भी वियोजित करें तो प्रतिक्रिया बल की विपरीत दिशा में W कोस ओमेगा तथा नत समतल की दिशा में नीचे की ओर W साइन गामा प्राप्त होता है। इसमें साम्यावस्था की बात करें तो साम्यावस्था पर प्रतिक्रिया बलों का योग क्षैतिज बलों का योग 0 होगा या क्षैतिज बल बराबर होंगे, ऊर्ध्वाधर बल भी बराबर होंगे। साम्यावस्था से हमने पाया कि R प्लस पी साइन अल्फा बराबर W कोस ओमेगा, यह गामा प्राप्त होता है। अतः R बराबर W कोस गामा माइनस पी साइन अल्फा तथा P कोस अल्फा प्लस F बराबर W साइन गामा प्राप्त होता है। या F ज्ञात करें इससे तो F बराबर W साइन गामा माइनस P कोस अल्फा होता है। यह मान F बराबर म्यू आर में रखकर हल करने पर हम देखते हैं कि P बराबर W इंटू साइन गामा माइनस थीटा अपॉन कोस अल्फा प्लस थीटा प्राप्त होता है, जहाँ P वस्तु की गति को रोकने के लिए न्यूनतम बल है। क्षैतिज तल के अनुदिश गति के लिए न्यूनतम बल तथा इसकी दिशा ज्ञात करनी है। यह कोई क्षैतिज में एक ब्लॉक रखा है, इसको क्षैतिज में गति कराना है और P बल लगाकर कराना है जो कि अल्फा कोण से क्षैतिज से झुका हुआ है। तो हमें P का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिससे कि गति आरंभ हो जाए। माना P क्षैतिज से अल्फा कोण लगाया गया है। P के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक करने पर चित्रानुसार बल वियोजित हो जाते हैं कि P कोस अल्फा बराबर F होगा तथा R प्लस P साइन अल्फा बराबर mg होगा। R प्लस P साइन अल्फा बराबर mg या R बराबर ज्ञात करें तो mg माइनस P साइन अल्फा समीकरण 1 तथा क्षैतिज गति के लिए हम ज्ञात करें कि P कोस अल्फा बड़ा हो F से या लिमिटिंग फोर्स से, तो P कोस अल्फा म्यू R से बड़ा होना चाहिए। R का मान समीकरण 1 व 2 से ज्ञात करने पर, R का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर P कोस अल्फा बड़ा हो या बराबर हो म्यू इंटू mg माइनस P साइन अल्फा। अतः P ज्ञात करें तो P बड़ा हो या बराबर हो म्यू mg अपॉन कोस अल्फा इंटू प्लस म्यू साइन अल्फा के से। बल P के न्यूनतम होने के लिए कोस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा अधिकतम होना चाहिए। अतः d अपॉन डी अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा बराबर 0 हो। माइनस साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा बराबर 0 अवकलन करने पर प्राप्त होता है। अतः tan अल्फा बराबर म्यू प्राप्त होता है अथवा अल्फा बराबर tan इनवर्स म्यू घर्षण कोण होता है अल्फा। अर्थात P के न्यूनतम मान के लिए क्षैतिज से इसका कोण घर्षण कोण के बराबर होना चाहिए। जब m द्रव्यमान को खुरदरे समतल पर नत समतल पर रखा जाए तब गति प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। एक अन्य द्रव्यमान m2 को डोरी से घर्षण रहित गिरनी द्वारा लटकाया गया है। डोरी में उत्पन्न तनाव T है। द्रव्यमान m1 की गति प्रारंभ करने के प्रयास करेगा। यह कोई नत समतल है जिसमें ब्लॉक m1 द्रव्यमान का रखा है तथा ये किसी पुली द्वारा
M2 द्रव्यमान इस प्रकार लटकाया गया है। M2 द्वारा T रस्सी में T तनाव उत्पन्न किया जाता है जो कि M2G के बराबर होगा तथा इसमें देखें तो T नत समतल में गति कर रही वस्तु से प्राप्त होगा। अतः T बराबर M1G sin थीटा प्लस F होगा। दोनों T को अर्थात दोनों तनावों को बराबर करने पर M2 प्राप्त करके हम ये कह सकते हैं M2 का मान ज्ञात कर सकते हैं कि गति के लिए न्यूनतम द्रव्यमान M2 कितना होगा। घर्षण के उपयोगों में लटकी हुई जंजीर की अधिकतम लंबाई कितनी हो। मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंग चेन। L लंबाई की एक समान जंजीर किसी टेबल पर इस प्रकार रखी है कि इसका L' भाग टेबल के एक किनारे से बिना फिसले लटक रहा है, क्योंकि जंजीर का एक समान रेखीय घनत्व है। अतः जंजीर के किसी भी भाग की लंबाइयों का अनुपात तथा द्रव्यमानों का अनुपात समान होगा। अतः हम जानते हैं कि म्यू बराबर M2/M1 है। टेबल से लटका हुआ द्रव्यमान अपॉन टेबल पर रखा द्रव्यमान। उपरोक्त व्यंजक को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं कि म्यू बराबर टेबल से लटकी हुई जंजीर की लंबाई बटे टेबल पर रखी जंजीर की लंबाई। चूँकि जंजीर का रेखीय घनत्व एक समान है, अतः म्यू बराबर L' माइनस L' होगा। हल करने पर L' प्राप्त करें तो म्यू L/म्यू प्लस 1 प्राप्त होगा। अतः लटकी हुई रस्सी की लंबाई गति प्रारंभ करने के लिए L' होगी, जिसका मान म्यू L/म्यू प्लस 1 होगा। किसी घूर्णक की दीवार के साथ व्यक्ति का चिपकना। एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान M है बेलनाकार ड्रम घूर्णक के अंदर की ओर दीवार के संपर्क में खड़ा है। दीवार तथा उसके कपड़ों के मध्य घर्षण गुणांक म्यू है। यदि घूर्णक अपनी अक्ष के परितः घूमना प्रारंभ कर दे तो व्यक्ति एक विशेष चाल ओमेगा पर केंद्र से दूर अपकेंद्रीय बल का अनुभव करेगा। अतः व्यक्ति दीवार से चिपक जाता है, चाहे उसके नीचे का फर्श हटा दिया जाए, क्योंकि इस व्यक्ति में घर्षण बल इसके भार को संतुलित करता है। चित्र से हम देखें तो घर्षण बल F बराबर व्यक्ति का भार mg होगा। F म्यू r बराबर mg होगा, चूँकि घर्षण बल बराबर म्यू r होता है, जहाँ r यानी प्रतिक्रिया बल Fc है। अतः म्यू Fc बराबर mg है। यहाँ F अपकेंद्रीय बल है, Fc अपकेंद्रीय बल है। अतः Fc का मान रखने पर m ओमेगा स्क्वायर r बराबर mg, जहाँ ओमेगा मिनिमम है। अतः ओमेगा मिनिमम बराबर √g/μr होता है। अतः बेलन की दीवार के सापेक्ष भारहीन स्थिति महसूस कराने के लिए न्यूनतम ओमेगा ज्ञात करें तो ओमेगा मिनिमम बराबर √g/μr है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो घर्षण बल एक असंरक्षी बल है। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। लौटने घर्षण का मान सर्पिल घर्षण से बहुत कम होता है। यह संकल्पना पहियों की खोज में सहायक सिद्ध हुई।